अस्सलाम वालेकुम। मिड से पहले हमारा लास्ट जो लेक्चर हुआ था वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ था। हमने उसमें बात की निगोशिएशन प्रोसेस की कि निगोशिएट करते हुए रिक्वायरमेंट हमने कौन-कौन से इस प्रोसेस के अंदर कौन-कौन से सब एक्टिविटीज़ या स्टेजेस कौन सी इन्वॉल्व थी। हमने देखा कि ये जो निगोशिएशन वाला प्रोसेस होता है, इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रिज़ॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, डिफरेंट पार्टीज़ को आप स्टेक होल्डर्स को बुलाते हो, उन स्टेक होल्डर्स को आप बताते हो कि ये प्रॉब्लम्स, ये कॉन्फ्लिक्ट्स एग्जिस्ट करती है, और देन वो आपस में डिस्कशन करते हैं, और डिस्कशन करके आप फाइंड आउट करते हो, प्रायोरिटाइज कर लेते हो रिक्वायरमेंट को। प्रायोरिटाइज करने के बाद आप फाइंड आउट करते हो कि क्या कोई रिक्वायरमेंट एलिमिनेट की जा सकती हैं, या रिकॉन्साइल करते हो इस प्रोसेस को। लास्ट पे हम रिकॉन्साइल के अंदर या तो एलिमिनेट कर देते हैं, जो रिक्वायरमेंट्स प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं उनको डिलीट कर दिया जाता है, या फिर वो उन रिक्वायरमेंट्स को मॉडिफाई किया जाता है, या फिर हम कहते हैं कि हम थोड़ा सा एलिस्टेशन के प्रोसेस को और कर लेते हैं, हम दोबारा से रीविजिट कर लेते हैं। तो ये रिकॉन्साइलेशन के प्रोसेस में होता है। देन हमने स्पेसिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया। ये बहुत एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसेस है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का। स्पेसिफिकेशन इम्पोर्टेंट क्यों है? स्पेसिफिकेशन प्रोसेस की जो आउटपुट आती है वो है एसआरएस डॉक्यूमेंट, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। एसआरएस मेनली जो हमारा सारा रिक्वायरमेंट की स्टेज है, इसकी भी वर्क प्रोडक्ट क्या होती है, एसआरएस, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन हमने बनानी होती है। जो जैसे मैंने आपसे कहा कि आई ट्रिपल ई का फॉर्मेट हम फॉलो करेंगे, और आई ट्रिपल ई के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपने एसआरएस बनानी है, जिसके अंदर रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट, कंसिस्टेंट, वेरीफाइबल एंड अनएम्बिगियस, ये सारी रिक्वायरमेंट्स इस फॉर्मेट में लिखी होती हैं। हमने देखा, जब हमने स्पेसिफिकेशन के प्रोसेस को समझना शुरू किया, तो सबसे पहले हमने देखा कि हम रीडिफाइन कर लेते हैं रिक्वायरमेंट्स होती क्या है। कोई भी सिस्टम की फंक्शनैलिटी, जो भी सिस्टम कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, उसको रिक्वायरमेंट कहते हैं। कोई कंस्ट्रेंट होता है सिस्टम की सर्विस पे, उसको रिक्वायरमेंट कहते हैं। रिक्वायरमेंट इसके अलावा हमने ये देखा कि रिक्वायरमेंट यूजर लेवल की रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं, सिस्टम लेवल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स में यूजर लेवल रिक्वायरमेंट्स आप कह सकते हैं कि अब्स्ट्रैक्ट एक अब्स्ट्रैक्ट लेवल की रिक्वायरमेंट होती है। वो जनरली कह देते हैं लॉगिन होना चाहिए, या फिर सिस्टम को ये फंक्शनैलिटी, सिस्टम को बुक, एक लाइब्रेरी सिस्टम के अंदर सिस्टम को बुक बारो करने की ऑप्शन होनी चाहिए। अब वो कैसे होगा, डिटेल अप जब इसे किया जाता है, जो कि डिटेल्ड रिक्वायरमेंट होती है। बुक का ऑथर नेम से, किससे होना चाहिए, नंबर्स होना चाहिए, बुक का क्या चीजें होनी चाहिए, ये सिस्टम रिक्वायरमेंट होती हैं। यूजर रिक्वायरमेंट एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म होती है उसी रिक्वायरमेंट की, और सिस्टम रिक्वायरमेंट जो होती हैं उस यूजर रिक्वायरमेंट को डिटेल अप कर दिया जाता है। यूजर रिक्वायरमेंट, यूजर्स ऑफ रिक्वायरमेंट, अब जो यूजर रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको डिफरेंट टाइप के यूजर्स होती हैं। उसके जो सिस्टम रिक्वायरमेंट होती हैं जो डिटेल्ड अप होती हैं, जैसे हमने कहा, ये जो एसआरएस है वो ये इसके बाद आने वाली हर स्टेज के लिए ये एसआरएस जो होती है यूज होती है। जैसे डिजाइन टीम को भी यही एसआरएस मिलेगी डिजाइन बनाने के लिए, डेवलपमेंट की टीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये एसआरएस मिलेगी, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। टेस्टिंग वाली टीम को टेस्ट केसेस बनाने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, रिक्वायरमेंट्स को वैलिडेट करने के लिए सिस्टम यही एसआरएस मिलेगी। देन डिप्लॉयमेंट की जगह पे हम कॉन्ट्रैक्ट, जब क्लाइंट को दे रहे होंगे प्रोडक्ट, तो हम क्लाइंट से कहेंगे कि ये हमारे पास, ये देखें, ये रिक्वायरमेंट्स थी, और इनके अगेंस्ट हमने ये चीजें इम्प्लीमेंट करके आपको दे दी हैं। तो वो तब भी यही एसआरएस, इसलिए हमारी ये एसआरएस जो है, इसको हम डिफरेंट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन बनाते हैं। कुछ यूजर रिक्वायरमेंट्स जो इनके डिफरेंट टाइप के यूजर होंगे जो डिटेल रिक्वायरमेंट नहीं देखना चाहते होंगे, और इस डिटेल्ड सिस्टम रिक्वायरमेंट होती हैं, जैसे टेस्ट टीम ने देखनी है रिक्वायरमेंट्स, या इम्प्लीमेंटेशन डेवलपमेंट टीम ने देखनी है। तो वो डिफरेंट लेवल की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके डिफरेंट यूजर्स होते हैं। देन हमने देखा था रिक्वायरमेंट्स को यूज केस से कैसे ड्राइव किया जाता है।
लास्ट पे हमारी बात यहाँ पे डिस्कशन खत्म हुई थी कि एक अच्छी एसआरएस की क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। उसको कंप्लीट होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, उसको कन्फ्लिक्ट नहीं होने चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए एंड अनएम्बिगियस होनी चाहिए, मॉडिफाइएबल होनी चाहिए, टेस्टेबल होनी चाहिए, वेरीफाइएबल होनी चाहिए। ये सारी चीजें हमने देखी कि एक अच्छी एसआरएस में ये चीजें होनी चाहिए, और ये चीजें क्या होती हैं इसको हमने एग्जाम्पल के साथ देखा था। यहाँ तक था हमारा लास्ट लेक्चर। आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, हमने रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई, हमने देख लिया कि रिक्वायरमेंट्स होती क्या है, रिक्वायरमेंट के यूजर कौन से होते हैं, डिफरेंट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन पे दी जाती हैं, रिक्वायरमेंट अच्छे एसआरएस की क्वालिटीज क्या है। आज में हम देखेंगे कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट की एक टाइप होता है कि हम फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई करते हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, हमने ये स्टार्ट किया था, हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि अच्छे गुड और बैड रिक्वायरमेंट्स किस फॉर्म में लिखी है। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाती हूँ। लास्ट पे जो हमारा लेक्चर खत्म हुआ था, मैंने आपसे कहा था कि कंप्लीट, कंसिस्टेंट, वेरीफाइएबल, इसकी कुछ जो एग्जांपल्स होंगी वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। अब मैं आपको वो एग्जांपल्स दिखाती हूँ। इसके अलावा बैड और गुड रिक्वायरमेंट्स किस तरह होती हैं, आपने किस तरह से एक एसआरएस के अंदर रिक्वायरमेंट्स को अच्छे फॉर्म में लिखना है, इसमें हम ये करेंगे। और दूसरा हम स्टार्ट करेंगे नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को कैसे स्पेसिफाई किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को कैसे लिखा जाता है, और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को अच्छी। सबसे पहले गुड एंड बैड रिक्वायरमेंट। R1 एक रिक्वायरमेंट है जो कि कहती है ओनली ऑथराइज्ड पर्सन्स आर अलाउड टू एंटर द बिल्डिंग। एक रिक्वायरमेंट्स है, ऑथराइज पर्सन जो है वो एंटर हो सकता है। R2 रिक्वायरमेंट है, डोर बेल बटन शेल बी ब्लू राउंड विद द डायमीटर ऑफ 20 mm। अब यहाँ पे देखें, ये ऑथराइज पर्सन आर अलाउड टू एंटर, ये अब्स्ट्रैक्ट लेवल की रिक्वायरमेंट है। अब्स्ट्रैक्ट, इसमें डिटेल अप नहीं किया हुआ, बहुत सी चीजें मिसिंग है, एम्बिग्यूटी हो सकती है, डिफरेंट पर्सन उसको डिफरेंट तरह से ले सकते हैं। आप बनाने वाला उसको डिफरेंट तरह से ऑथराइजेशन का मैकेनिज्म बना सकता है, और जो यूजर था उसने ऑथराइजेशन का मैकेनिज्म डिफरेंट एक्सपेक्ट किया हुआ था, तो ये डिफरेंट हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि हमने स्टिल यहाँ पे एम्बिग्यूटी एग्जिस्ट करती थी। अब यहाँ पे डोर बेल बटन शेल बी ब्लू राउंड विद डायमीटर ऑफ 20 mm। अब यहाँ पे उसने डिटेल चीजें बता दी हुई हैं, इसमें किसी एम्बिग्यूटी का चांस नहीं है। R1 क्या है, एक गोल है, ऑथराइजेशन होनी चाहिए, एक जनरल सा गोल है। R2 यहाँ पे क्या है, एक डिटेल स्पेसिफिकेशन है। ये देखें यहाँ पे, ये यूजर रिक्वायरमेंट जो जनरल गोल होता है, और ये सिस्टम स्पेसिफिकेशन क्या होती है जिसको हम डिटेल अप कर देते हैं, एक्सप्लिसिटली मेंशन कर देते हैं कि उसमें की चीजें क्या होगी। R2 इज इन फैक्ट द थ्री डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, एक और क्वालिटी क्या चीज आपने माइंड में रखनी होती है, आपने रिक्वायरमेंट को कंबाइंड फॉर्म में नहीं लिखना। अगर आप किसी भी स्टेज पे लगता है कि रिक्वायरमेंट्स कंबाइंड फॉर्म में है, तो आप उसको स्प्लिट कर देते हो। हमेशा रिक्वायरमेंट सिंगल फॉर्म होनी चाहिए। जैसे R1 है तो वो एक चीज को रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे लिखा है डोर बेल बटन शेल बी ब्लू राउंड एंड विद द डायमीटर, तो ये तीन डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स को कंबाइन किया हुआ है। ब्लू होना चाहिए बटन, राउंड होना चाहिए, डायमीटर 20 mm होना चाहिए। अब इनको स्प्लिट करके तीन डिफरेंट रिक्वायरमेंट बनाई जा सकती हैं, तीनों को एक में लिखना एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द सिस्टम शेल प्ले द साउंड अलार्म व्हेन द डोर इज ओपन्ड। एक रिक्वायरमेंट ये है, सिस्टम जब डोर ओपन हो तो सिस्टम को अलार्म प्ले करना चाहिए। उसके बाद आप नेक्स्ट रिक्वायरमेंट देखें, इसको जब हमने लिखा है दूसरे वे में, आपको खुद ही डिफरेंस समझ आ जाएगी। द सिस्टम शेल प्ले द साउंड, आगे वो दिया हुआ सी स्लैश अलार्म डॉट वेव, ये वाला अलार्म स्पेसिफिक उस जगह का बताया हुआ है कि ये वाला अलार्म, ये वाली फाइल प्ले करनी चाहिए, उस फाइल का पाथ दिया हुआ है। जब भी सिस्टम डोर ओपन हो तो ये वाला, और कितनी दफा प्ले करना है, वंस एट द हाईएस्ट वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम पे करना है ये भी बताया है। सेटिंग इन द मेन स्पीकर में फॉर द बिल्डिंग व्हेन द डोर ओपन। दोबारा से एक दफा देखें, एक रिक्वायरमेंट है द सिस्टम शेल प्ले द साउंड अलार्म व्हेन द डोर इज ओपन्ड, एक रिक्वायरमेंट है। दूसरी रिक्वायरमेंट है सिस्टम शेल प्ले द साउंड, दिस वन
स्पेसिफिक साउंड का पाथ बताया हुआ है, ये साउंड वंस एट द हाईएस्ट वॉल्यूम सेटिंग इन द मेन स्पीकर फॉर द बिल्डिंग व्हेन द डोर ओपन्स। अब देखें, ये एक रिक्वायरमेंट अब्स्ट्रैक्ट लेवल पे लिखी हुई है। अब हम बैड और गुड रिक्वायरमेंट में कैसे डिफरेंस, रिक्वायरमेंट ठीक है, वो भी रिक्वायरमेंट यही है, ये वाली रिक्वायरमेंट सेम चीजें हैं, लेकिन ये लिखने का एक तरीका है, एक ये तरीका है। अब आपको खुद से यहाँ पे समझ आ जाएगी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ तो स्टिल एम्बिग्यूटी है। अब अलार्म कौन सा प्ले होना चाहिए, किस टाइप का अलार्म होना है। हो सकता है कि आपने यूजर से फाइंड आउट नहीं किया, आपने रिक्वायरमेंट स्टेज पे फाइंड नहीं किया क्या अलार्म होना चाहिए। अब जब अलार्म बजेगा तो यूजर को पसंद नहीं आए वो लाभ। यहाँ कितने वॉल्यूम है, वॉल्यूम इतना लो आपने रख दिया, इतना हाई रख दिया, कितने किस टाइप का अलार्म होना चाहिए, कितना वॉल्यूम उसका होना चाहिए, कौन से स्पीकर में होगा, ये एक्सप्लिसिटली, और कितनी दफा अलार्म होना चाहिए, एक दफा, दो दफा, तीन दफा। ये आप जब सारी चीजें एक्सप्लिसिटली मेंशन कर देते हो तो वो आपकी एक अच्छी रिक्वायरमेंट लिखने का ये तरीका होता है, गुड रिक्वायरमेंट लिखने का ये तरीका होता है। यहाँ पे आपकी एम्बिग्यूटी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। Then next, the system shall respond quickly to the user interaction. एक रिक्वायरमेंट्स है। अब किसी, जैसे फॉर एग्जांपल आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आता है एवेलुएशन के लिए, आप की असाइनमेंट, आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है उस पे लिखा हुआ है, एक रिक्वायरमेंट R5 है कि सिस्टम शैल रिस्पॉन्ड क्विकली टू द यूजर इंटरेक्शन। अब मैं आपका प्रोजेक्ट चेक करती हूँ तो आपकी रिपोर्ट जो है वो 2 मिनट लगा रही है, जनरेट ही नहीं हो रही रिपोर्ट। मैं कहूंगी इसमें सिस्टम ने कौन सा क्विकली रिस्पॉन्ड किया है। तो आपके लिए क्विकली का मतलब कुछ और है, मेरे लिए क्विकली का मतलब कुछ और है। मैं शायद 2 सेकंड के अंदर रिपोर्ट जनरेट होनी चाहिए, इसको क्विकली कहती हूँ, क्विकली रिस्पॉन्ड कर रहा है सिस्टम। और आप 10 सेकंड में रिपोर्ट जनरेट होनी चाहिए, इसको क्विकली कह रहे हो। तो अगर आपने रिक्वायरमेंट लिखी हुई है द सिस्टम शैल रिस्पॉन्ड क्विकली टू यूजर इंस्ट्रक्शन, तो ये एक यहाँ पे ये एक वेरिफाइएबल रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे हमने लास्ट में बात की थी, सिस्टम जो एसआरएस के अंदर जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो वेरीफाइएबल होनी चाहिए। वेरीफाइएबल का क्या मतलब है, कि टेस्टेबल है। अब टेस्टेबल रिक्वायरमेंट क्या है कि मैं उसे क्वांटिफाई कर सकूं, मैं उसे टेस्ट कर सकूं। अब क्विकली को मैं कैसे टेस्ट करूंगी, मैं कोई मेजर उसका क्राइटेरिया रखूंगी, कोई मैट्रिक्स रखूंगी, तो मैं जब क्वांटिफाई कर लिया है तो मैं उसको टेस्ट कर सकती हूँ कि 2 सेकंड के अंदर रिजल्ट जनरेट कर रहा है। द सिस्टम shall respond quickly to user interaction। अब अगर मैं इसको दोबारा से लिखती हूँ, ये एक अच्छा वे नहीं है लिखने का। अगर मैं इसको दोबारा से लिखती हूँ इस तरह से, the system shall respond to user interaction within maximum 2 second, minimum 0.2 second, average 1 second with a CPU load of 0.5। यहाँ पे मैंने एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा वो 2 सेकंड ले सकता है, कम वो 0.2 सेकंड ले सकता है, और एवरेज वो 1 सेकंड के अंदर अंदर रिस्पॉन्ड कर देता है सिस्टम। सीपीयू लोड भी आपने एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया यहाँ पे, ये इस लोड पे वो ये इस तरह से ऑपरेट करता है। तो ये क्लैरिटी आ गई, क्लैरिटी, एम्बिग्यूटी भी नहीं रहेगी, डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह से इंटरप्रेट नहीं करेंगे डिफरेंट लोग का। 0.5 जब आपने लिख दिया, 2 सेकंड, 2 सेकंड अगर मैं पढ़ती हूँ या कोई और पढ़ता है यहाँ पे, या दुनिया के किसी भी कोने में कोई बंदा पढ़ता है, तो 2 सेकंड सबके लिए सेम है। अब क्विकली यहाँ पे आपकी क्लास के अंदर ही डिफरेंट लोगों के लिए क्विकली का मतलब डिफरेंट होगा। मेरे लिए क्विकली 2 सेकंड है, किसी और के लिए क्विकली 10 सेकंड होगा। 10 सेकंड में जो रिस्पॉन्ड कर रहा है वो उसे भी क्विकली करेगा। एक बंदा है वो 1 मिनट के अंदर उसका सिस्टम रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो भी कहता है कि ये क्विकली है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देयर आर 4 क्लासेस ऑफ यूजर इन द सिस्टम: मेंटेनर, एडमिनिस्ट्रेटर, नॉर्मल यूजर, गेस्ट। अब यहाँ पे देखो अच्छे तरीके से रिक्वायरमेंट्स कैसे लिखी जाती हैं। आपका जैसे जो सिस्टम है, एक वो जो होम सेफ होम सिक्योरिटी सिस्टम आप बना रहे हैं, आपकी प्रेसमैन की बुक में शायद ये एग्जांपल लेके चल रहा है ऑथर, सेफ होम सिक्योरिटी सिस्टम वाले। देयर आर 4 क्लासेस ऑफ यूजर इन द सिस्टम: मेंटेनर, एडमिनिस्ट्रेटर, नॉर्मल यूजर एंड गेस्ट। आपने अपने यूजर्स की 4 टाइप्स बनाई हैं और एक्सप्लिसिटली मेंशन किया हुआ है रिक्वायरमेंट में ये 4 टाइप्स है। अब 4 टाइप्स, इन चारों में क्या डिफरेंस आपने ये बता दिया। अब आगे से आपने एक्सप्लेन ही नहीं किया हुआ,
तो वो भी ये गलत बात है। यहाँ पे देखें, एक गेस्ट यूजर इज एबल टू एंटर एरिया X1, X2, X3। उसने बता दिया ये 4 टाइप के यूजर थे, मेंटेनर, एडमिनिस्ट्रेटर, नॉर्मल यूजर और गेस्ट। और गेस्ट है, गेस्ट जो है वो एंटर हो सकता है X1, X2, X3 में। नॉर्मल यूजर जो है वो इज एबल टू एंटर ऑल द एरियाज। नॉर्मल यूजर हर एरिया में एंटर हो सकता है। और एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो एक नॉर्मल यूजर ही है, लेकिन उसके पास राइट है कि वो नॉर्मल यूजर ही है का क्या मतलब है कि वो सब एरिया में एंटर हो सकता है। तो लेकिन उसके पास ये राइट्स भी हैं कि वो ऐड, मॉडिफाई और डिलीट कर सकता है। देन मेंटेनर है। मेंटेनर एक गेस्ट यूजर ही है। गेस्ट का क्या मतलब है होता है कि वो X1, X2, X3 में एंटर हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक आगे लिखा हुआ है वो गेस्ट ही है, लेकिन हु इज एबल टू एंटर द एरिया X99। वो X1, X2, X3 में तो नहीं एंटर हो सकता, लेकिन वो X99 में एंटर हो सकता है। एंड परफॉर्म बैकअप, व्यू सिस्टम लॉग्स एंड ऐड, मॉडिफाई, डिलीट यूजर्स। अब यहाँ पे देखें, अगर आपने सिर्फ लिख दिया होता देयर आर 4 क्लासेस ऑफ द यूजर इन द सिस्टम, मेंटेनर, एडमिनिस्ट्रेटर, नॉर्मल यूजर और गेस्ट। तो ये 4 टाइप्स आपने बता दी हैं। आप 4 क्या कर रहे हैं, कितनी वेग इस टाइम पे, अगर बाकी सबको छोड़ दें। यहाँ तक अगर रिक्वायरमेंट्स को देखें तो ये कितना वेग है, बिल्कुल भी क्लैरिटी है। अब ये चारों लोग क्या क्या कर सकते हैं, हर बंदा डिफरेंट तरह से सपोज कर सकता है। मैं डिफरेंट यूजर कौन होगा, गेस्ट कौन होगा, एडमिनिस्ट्रेटर, मेंटेनर, सबकी स्पेसिफिक डिफरेंट हो सकती हैं। अब आगे आपने अगली रिक्वायरमेंट में मेंशन कर दिया कि गेस्ट यूजर जो होता है वो X1, X2, X3 में एंटर हो सकता है। नॉर्मल यूजर जो है वो सारी बिल्डिंग में एंटर हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेटर नॉर्मल यूजर ही है, मेन वो सारी जगह पे एंटर हो सकता है, लेकिन साथ साथ वो ऐड, मॉडिफाई, डिलीट भी कर सकता है यूजर्स को। और मेंटेनर जो है वो गेस्ट है, लेकिन वो X1, X2, X3 में नहीं, X99 में एंटर हो सकता है। एंड क्या कर सकता है, बैकअप परफॉर्म कर सकता है, सिस्टम लॉग देख सकता है और ऐड, मॉडिफाई, डिलीट यूजर कर सकता है। अब यहाँ पे देखें उसी चीज को एक और लिखने का अच्छा तरीका। अब अगर आपने आपने सिर्फ R6 लिखी हुई है तो वो वेग है, बैड रिक्वायरमेंट की फॉर्म में। अब जब आपने उसे एक्सप्लेन फॉर्म में लिख दिया तो वो एक गुड रिक्वायरमेंट की फॉर्म हो गई। हम बैड और गुड रिक्वायरमेंट्स के अंदर डिफरेंस देख रहे हैं। अच्छी SRS में रिक्वायरमेंट्स को लिखने का क्या तरीका होता है। अब यहाँ पे उसी चीज को अगर हम देखें, यहाँ पे हमने टेबल की फॉर्म में लिख दिया है। अच्छी अप्रोच होती है, आप डायग्राम, जहाँ पे आपको लग रहा है डायग्राम की फॉर्म में समझाना ज्यादा बेहतर है, यहाँ आपको लग रहा है कि आप किसी टेबल की फॉर्म में समझा सकते हो, तो उसमें क्लैरिटी ज्यादा आ जाती है। डिफरेंट लोग डिफरेंट इंटरप्रिटेशन नहीं करते उस चीज की। यहाँ पे देखें, उसी बात को मैंने क्या लिख दिया है, टेबल बना दिया है। गेस्ट, नॉर्मल यूजर, एडमिनिस्ट्रेटर, मेंटेनर, कौन से एरियाज X1, इनको कहाँ तक, अगर वो उस एरिया को एक्सेस कर सकते हैं तो आप यस लिखते हैं, अगर नहीं एक्सेस कर सकते तो नो लिखते हैं। ऐड, मॉडिफाइड, डिलीट गेस्ट नहीं कर सकता, नॉर्मल यूजर भी नहीं कर सकता, एडमिनिस्ट्रेटर कर सकता है, मेंटेनर भी कर सकता है। बैकअप गेस्ट भी नहीं कर सकता, नॉर्मल यूजर भी नहीं कर सकता, एडमिनिस्ट्रेटर भी नहीं कर सकता, जस्ट मेंटेनर बैकअप ले सकता है। व्यू लॉग्स कौन कर सकता है, ये सारी चीजें। इस तरह से आपने टेबल की फॉर्म में वो सारी रिक्वायरमेंट जो आपने पहले यहाँ पे मेंशन की हैं उसको आप टेबल की फॉर्म में भी दे सकते हो। पहले आप बता दें कि देयर आर 4 क्लासेस ऑफ द यूजर इन द सिस्टम, मेंटेनर, एडमिनिस्ट्रेटर, नॉर्मल यूजर, गेस्ट। यहाँ पे जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, अगर आप इसको इस फॉर्म में नहीं लिखना चाहते तो आप इसको इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ से क्लैरिटी किस हो जाती है, आप यस नो की फॉर्म में बता देते हो कि ये यूजर क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। When a user enters a correct code, the door shall open. सेफ होम सिक्योरिटी सिस्टम की जो एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं उसमें एक रिक्वायरमेंट है, व्हेन अ यूजर एंटर अ करेक्ट कोड द डोर शैल ओपन। ऐड करता है अगेन एंड अगेन। मैंने पहले भी बहुत दफा बताया है कि रिक्वायरमेंट हमेशा यूनिक स्पेसिफायर आइडेंटिफायर रिक्वायरमेंट को होना चाहिए। आप बहुत दफा भूल जाती हो, मैं फिर से बता रही हूँ कि रिक्वायरमेंट का हमेशा यूनिक आइडेंटिफायर होना। जैसे जहाँ यहाँ पे R11 R11 लिखा हुआ है तो R11 की कोई और रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे R11 इसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिक्वायरमेंट्स है। रिक्वायरमेंट्स हमेशा SRS के अंदर यूनिक आइडेंटिफायर के साथ
लिखी जाती हैं। व्हेन अ यूजर एंटर्स अ करेक्ट कोड, द डोर शैल ओपन। करेक्ट कोड एंटर करे तो डोर को ओपन हो जाना चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि ये रिक्वायरमेंट ठीक है, अच्छी रिक्वायरमेंट है, सही फॉर्म में लिखी हुई है? अब मुझे डोर शैल ओपन, एक यूजर घर में आया है, उसने सही कोड एंटर किया है, डोर ओपन हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे क्या आपको समझ आ रही है कितने टाइम के लिए डोर ओपन होना चाहिए? मुझे क्या पता है, मैं डोर ओपन हो जाए, वो ओपन का ओपन रह जाए, पीछे से कोई और दूसरा बंदा जो उसको फॉलो कर रहा है वो भी एंटर हो जाए। एक बंदा उसको पर्सन को पीछे पीछे फॉलो कर रहा था, आपका आपने उसने करेक्ट कोड एंटर किया, डोर ओपन हो गया, उसके कितने टाइम के बाद डोर बंद हो जाना चाहिए या बंद होना ही नहीं चाहिए, आपने मेंशन ही नहीं किया हुआ, वो बीच में दूसरा बंदा जो उसे फॉलो कर रहा है वो भी एंटर हो जाता है। अम, तो इसको अगर मैं रिफ्रेश करती हूँ, मैं इसको अच्छे वे में लिखना चाहती हूँ, क्लियर वे में लिखना चाहती हूँ। व्हेन अ यूजर एंटर द कोड, कौन सा कोड आपने पहले लिखा है? यूजर एंटर अ करेक्ट कोड, द यूजर एंटर द कोड एसोसिएटेड विद हिम और हर, जो कि उसके लॉगिन के साथ एसोसिएट होगा, वो कोड एंटर करता है यूजर। ऑन कीपैड K2 द डोर, कौन सा डोर, कौन से कीपैड पे एंटर करेगा, कौन सा डोर ओपन होगा, द डोर D2 शेल अनलॉक, अनलॉक हो जाएगा एंड रिमेन अनलॉक फॉर 30 सेकेंड, 30 सेकेंड के लिए अनलॉक रहेगा। अब देखिए डिफरेंस इसमें समझे। व्हेन अ यूजर एंटर अ करेक्ट कोड, द डोर शैल ओपन। अब यहाँ पे करेक्ट कोड क्या था, यहाँ पे भी क्लियरिटी नहीं थी। हमने बताया कि कोड एसोसिएटेड जो कि उसके अपने अकाउंट के साथ एसोसिएट होगा, वो कीपैड, कौन से कीपैड K2 से एंटर करेगा, और कौन सा डोर अनलॉक होगा, D2 अनलॉक होगा, और कितने टाइम के लिए होगा, 30 सेकंड के लिए होगा, और फिर दोबारा से लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। व्हेन अ यूजर हैज एंटर्ड the building, this shall be registered in the entry log and the user's computer shall be booted. अब यहाँ पे क्या हुआ है, जहाँ पे दो रिक्वायरमेंट्स को कंबाइंड फॉर्म में लिखा हुआ है। रजिस्टर्ड इन द एंट्री लॉग, जब एंटर हो बिल्डिंग में तो एंट्री लॉग में रजिस्टर होना चाहिए, और बूटेड कंप्यूटर बूटेड होना चाहिए। लेकिन आपने कभी भी एसआरएस के अंदर रिक्वायरमेंट्स को कंबाइंड फॉर्म में नहीं लिखना। एक रिक्वायरमेंट जस्ट एक सिंगल चीज को रिप्रेजेंट कर रही हो। हम इसको क्या स्प्लिट कर देते हैं, व्हेन अ यूजर एंटर्ड द बिल्डिंग द सिस्टम shall be registered in the entry log. Again, when a user has entered the building, the user's computer shall be booted. ये दोनों को हमने अलग-अलग कर दिया। System shall register in the entry log when a user entered the building. यहाँ पे हमने कहा कि स्प्लिट कर देते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं क्या है। R13 NAE events shall yield a BOTL to the CIC। ये क्या चीज है? NAE इवेंट एक रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट 13 SRS के अंदर रिक्वायरमेंट लिखी हुई है। NAE इवेंट्स शैल यील्ड ए BOTLI टू द CIC। अब मुझे तो नहीं ये चीज समझ आ रही। NAE क्या चीज है, BOTLI क्या चीज है, CIC क्या है? तो आपने ये चीजें पहले एक्सप्लेन करनी होती हैं। आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ये चीजें लिखी हूं ताकि वो हर तरह के यूजर के लिए अंडरस्टैंडेबल हो जाए। डाटा डिक्शनरी बनाते हैं जिसके अंदर जैसे यहाँ पे देखें, NAE नॉन ऑथराइज्ड एंट्री, BOTL बैंड it on the loose, CIC कमांडर इन चीफ। अब यहाँ पे ये जो भी टर्म, अच्छा सिंपल वर्ड्स में क्या मतलब है, जो भी टर्म्स आप यूज करेंगे जो स्पेसिफिक हों किसी डोमेन से, फॉर एग्जांपल रेलवे का आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो कोई स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जो कि रेलवे ट्रेन्स टेक्स्ट्रा से एसोसिएट हैं, तो नॉर्मल पर्सन्स को वो नहीं पता, तो उन की आप डेफिनेशन डिक्शनरी बनाते हो जिसके अंदर उन टर्म्स की डेफिनेशन देते हो, देन अगेन एंड अगेन उसको यूटिलाइज कर देते हो। अगर कोई पर्सन वो टर्म पढ़ता है तो वो वहां से जाके उसमें से देख लेता है।
ये थी कुछ प्रैक्टिसेस की अच्छी प्रैक्टिसेस कैसे होनी चाहिए। एक अच्छा वे किया है लिखने का, और सेम बात एक वे में लिखी है जब एम्बिग्यूटी भी है, उसमें कंसिस्टेंसी भी नहीं है, कन्फ्लिक्ट है, इसके अलावा उसमें क्वांटिफाइबल नहीं है, वेरीफाई नहीं किया जा सकता, टेस्ट नहीं किया जा सकता। ये सारी चीज़ें, इन सब से बचने के लिए हम उन्हें एक अच्छे वे में किस तरह से लिख सकते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट्स जो हों, एसआरएस के अंदर रिक्वायरमेंट्स वेरिफाइएबल हों, टेस्टेबल हों, कंसिस्टेंट हों, कंप्लीट हों, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आता है लैंग्वेज। हमेशा एसआरएस के अंदर जो लैंग्वेज यूटिलाइज करनी है, आपने एक लैंग्वेज यूज जो करना है, वो इंग्लिश नेचुरली एक एम्बिगुअस लैंग्वेज है। तो आपने एक तो फ्रेजेस नहीं यूज करनी, हमेशा कंप्लीट सेंटेंस यूज करना है, और छोटे छोटे सेंटेंस यूज करने हैं। सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स नहीं रखना। रिक्वायरमेंट जब आप लिख रहे हैं, तो रिक्वायरमेंट जो R1 R2 रिक्वायरमेंट्स जब आप लिख रहे हैं, तो आपने उसमें, एक तो मैंने आपको बताया कि कभी भी कंबाइंड रिक्वायरमेंट, मल्टीपल रिक्वायरमेंट को साथ नहीं लिखना। तो आपने सिंगल रिक्वायरमेंट रखनी है, और सिंगल रिक्वायरमेंट में आपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस नहीं लिखने, शॉर्ट लेंथी सेंटेंस नहीं लिखने, शॉर्ट सेंटेंस लिखने हैं। कंप्लीट सेंटेंस यूज करने हैं, फ्रेजेस नहीं यूज करनी, करेक्ट लैंग्वेज यूज करनी है। मस्ट यूज, आप रिक्वायर्ड, शेल, शुड यूज कर सकते हैं। मे ऑप्शनल रिक्वायरमेंट के लिए, शुड। कीप सेंटेंसेस शॉर्ट। एक्टिवाइज यूज करना है, पैसिवाइज सेंटेंसेस नहीं यूज करने। यूज टर्म कंसिस्टेंटली। अच्छा, हमारी नॉर्मल राइटिंग प्रैक्टिस होती है कि हम एक जगह पे एक टर्म के लिए एक वर्ड लिखते हैं, तो सेम उसी टर्म के लिए कुछ और वर्ड यूज करते हैं। कॉन्सेप्ट वही होता है, लेकिन अगली दफा हम कोई और वर्ड यूज कर लेते हैं उसकी जगह पे। तो यहाँ पे आपने जो एसआरएस है उसके अंदर टर्म्स को, अगर आपने एक जगह पे फॉर एग्जांपल आपने फैशन लिखा है, तो आपने अगली जगह पे भी फैशन ही यूज करना है वर्ड। आपने उसको डिफरेंट नहीं करते जाना। अगर सेम मीनिंग है, सेम वर्ड यूज करना है, तो डिफरेंट उसके लिए नहीं यूज करना है। टर्म्स जो है वो कंसिस्टेंटली यूज करनी है। स्टेट रिक्वायरमेंट इन द कंसिस्टेंट फैशन। वेग टर्म्स से अवॉइड करना है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके मल्टीपल मीनिंग्स में मल्टीपल इंटरप्रिटेशन ज्यादा हो सकती है, जिनकी वजह से एम्बिग्यूटी आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आपने अवॉइड करना है उन टर्म को यूज करने से। कंपैरेटिव वर्ड्स को यूज करने से अवॉइड करना है एसआरएस के अंदर। कंपैरेटिव वर्ड्स कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ बेटर। सिस्टम की परफॉर्मेंस बेटर होनी चाहिए। बेटर का क्या मतलब है? अब बेटर सबके लिए डिफरेंट है, मेरे लिए बेटर कुछ और है। तो कंपैरेटिव, आपने इस तरह के वर्ड नहीं, आप उसको क्वांटिफाई कर लें तो आपके लिए वो ज्यादा बेटर है कि सिस्टम को रिजल्ट जनरेट करने चाहिए 5 सेकंड के अंदर। तो आप 5 सेकंड सबके लिए सेम हो जाएगा। आगे देखते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? एनएफआर भी कहते हैं इनको। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स डिफाइन द ओवरऑल क्वालिटीज और एट्रीब्यूट्स ऑफ रिजल्टिंग सिस्टम। मेनली क्या होता है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो होती हैं वो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। आपकी जो फंक्शनैलिटी है, सिस्टम सर्विसेज है, उसके ऊपर आप कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देते हो। आप अपने जो आपकी प्रोडक्ट डेवलप हो रही है उसके ऊपर आप कोई रिस्ट्रिक्शन लगाते हो, या फिर आपका जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, आप जो प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो उसको किसी प्रोसेस के थ्रू बनाते हो। फॉर एग्जांपल आपने अजाइल डेवलपमेंट के थ्रू बना रहे हैं, आप स्क्रम, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, या आप स्पाइरल मॉडल फॉलो कर रहे हो, या वाटरफॉल मॉडल, वट जो भी मॉडल फॉलो कर रहे हो, आप उसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस कोई लगा देते हो, या कोई एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट होता है। अम, कैसे? जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, मैंने कहा कि वो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, या तो आपकी प्रोडक्ट जो डेवलप हो रही है उस पे, या फिर आपका जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसके ऊपर, या फिर कुछ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट। एक्सटर्नल कैसे? वो
जो आपके सिस्टम के बाहर से आपके सिस्टम के साथ इंटरेक्ट, फॉर एग्जांपल हम कोई वो टैक्स वाला कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जिसमें लिखा एक रिस्ट्रिक्शन है कि हर ट्रांजैक्शन करने पे 1% जो है वो गवर्नमेंट को पे किया जाएगा। तो ये एक एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल कुछ चीजें जो जैसे लीगल कंस्ट्रेंट्स कुछ होते हैं या कोई लेगेसी सिस्टम है। लेगेसी सिस्टम क्या होते हैं? जो पुराने पहले के सिस्टम, जैसे मैं फॉर एग्जांपल जहाँ पे हम कंप्यूटर डिपार्टमेंट को के लिए एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और हम अपडेट कर देते हैं। अब ये हमारा डिपार्टमेंट का जो सॉफ्टवेयर होगा वो एचआर से भी कम्युनिकेट करेगा, एग्जाम से भी कम्युनिकेट करेगा। वो सारे सिस्टम तो पुराने ही हैं। अब हम अपने नया सिस्टम अपडेट कर लिया, अब इसने अपने पुराने सिस्टम के साथ ये कंपैटिबल होना चाहिए। तो यहाँ से कुछ कंस्ट्रेंट्स आ जाएँगे, तो वो भी इसमें शामिल हो जाएँगे। क्या बात कर रहे थे हम? नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं, वो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कंस्ट्रेंट्स होते हैं, सिस्टम जो बन रहा है उसपे, या जिस प्रोसेस के थ्रू हम बना रहे हैं उसपे भी हो सकते हैं, या कुछ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स होते हैं जो कि सिस्टम के बाहर से आते हैं। लीगल कंस्ट्रेंट हो सकते हैं या फिर दूसरे लेगेसी सिस्टम जिन्होंने आपके सिस्टम के साथ मिलकर काम करना होता है उनकी तरफ से कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की एग्जांपल क्या? सेफ्टी, सिक्योरिटी, यूजिबिलिटी, रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस, ये सब हो सकती हैं। There is no clear distinction between the functional and non-functional requirements. क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं है। एक रिक्वायरमेंट्स फंक्शनल भी, एक रिक्वायरमेंट्स जो है वो फंक्शनल भी हो सकती है, नॉन फंक्शनल भी। फॉर एग्जांपल